प्यारे बच्चों, क्लास 9th की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। साथ ही इसके एक्सपेरिमेंट वाले जो पोर्शन हैं उनको भी अच्छे से समझ लिया है और इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने करना स्टार्ट किया था। तो जिसमें जो आपका परीक्षा का एग्जाम है उसी पैटर्न के आधार पर जो है सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, जिसका वीडियो डाला जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो क्रम से डाले हैं बच्चों। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की, किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। आ रहा है वो है आपका, पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंड जो है वो क्यों अनुभव होती है, ठंडक क्यों लगती है। तो यहाँ पर बच्चों जो पसीना है वो पसीने के वाष्पन के लिए जो ऊष्मा होती है वो हमारे शरीर से ही ली जाती है, और पंखे में बैठने से जो वाष्पन की दर होती है, क्या होती है, वो धीरे धीरे करके वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पंखे से हवा से सूखने लगती है, पानी जो है उड़ता है, इसके कारण जो है पसीना उड़ता है और हमें जो है वो ठंडक जो है वो अनुभव होती है, क्योंकि वाष्पन की दर जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। इसी कारण हमें ठंडक का अनुभव होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इंपॉर्टेंट बच्चों, आर्द्रता से आप क्या समझते हैं। तो वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। यानी प्रति घन, जो वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। ठीक है। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा देना है आपको। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, ऊर्ध्वपातन हमको समझ में आ गया था बच्चों कि जब कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल भी हमने जैसे देखा था, जैसे कि आपका हो गया कपूर वगैरह हो गया, नेफ्थलीन की बॉल हो गई, ये सीधे जो है वो ठोस अवस्था से सीधे गायब हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सब जो है ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किन्हीं दो ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर कपूर हो गया, आपका नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, शुष्क बर्फ हो गया बच्चों। ये सब जो है वो ऊर्ध्वपातक जो पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, उनके जो है वो एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उन कारकों को लिखिए जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक है। तो यहाँ पर किसी भी गैस को द्रव की अवस्था में बदलने के लिए कौन कौन से कारक काम करते हैं। तो यहाँ पर दो कारक ऐसे हैं, उच्च दाब और निम्न ताप। यानी दाब अगर हम बढ़ा दें और ताप को थोड़ा टेम्परेचर कम कर दें तो गैस जो होगी वो द्रवित होकर के जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये कारक जो है उसको द्रवित करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, फैला देने पर गीले कपड़े क्यों जल्दी सूखते हैं। अगर हम कपड़ों को ऐसे ही टांग दें गीला कपड़ा तो उतनी जल्दी नहीं सूखेगा जितना कि अगर हम कपड़े को फैलाते हैं। तो हम जनरली कपड़ा जब फैलाते हैं गीला कपड़ा तो उसको फैलाते ही हैं, मतलब पूरा अच्छे से झटकार के फैलाते ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों जल्दी सूख जाते हैं, या हम ऐसा क्यों करते हैं। तो फैलाने से बच्चों जो कपड़ा है उसकी सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो अच्छे से सरफेस उसका जो है वो बाहर जो है हवा के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण जो जल का वाष्पन हो रहा है उसकी दर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जल के वाष्पन की दर जो है वो बढ़ने के कारण जो है, क्योंकि सतह जो है ज़्यादा मिल गई उसको, तो उसके कारण कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। और यहाँ पर विशेषताओं की बात हो रही कणों की, तो चैप्टर स्टार्ट करते समय ही हम लोगों को पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों की, जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य में एक आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा पॉइंट था आपका, पदार्थ के मध्य कणों के मध्य में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। और तीसरा पॉइंट था कि पदार्थ के जो कण होते हैं बच्चों वो निरंतर ही गतिशील होते रहते हैं, यानी निरंतर गति करते रहते हैं। और चौथा पॉइंट है आपका, पदार्थ के 3 रूप, ठोस, द्रव और गैस होती हैं, और ये अवस्थाएं हैं और जो कण की विशेषताओं के कारण ही होती हैं। तो यहाँ पर पदार्थ के कणों की विशेषताएं आप लिख सकते हैं पॉइंट में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था बच्चों, जिसमें हम बर्फ़ को पिघला रहे थे, उसके नीचे जो है वो बर्नर वगैरह जला करके। तो उसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर जो है वो हमने थर्मामीटर भी लगाया था एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें देखा था हमने कि वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है। कब तक, जब तक बर्फ़ जो है पूरी तरीके से पिघल करके पानी में नहीं बदल जाती है, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठोस अवस्था में बर्फ़ थी और लिक्विड फॉर्म में जब जा रही है तो तापमान जो है वो बदल नहीं रहा है। तो किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर बच्चों वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तित करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, और अब इसका ताप स्थिर रहता है, क्योंकि
जो समस्त ऊष्मा जो होती है वो उसकी अवस्था परिवर्तन में काम करती है, अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो है यूज़ होती रहती है। तथा यह तब तक रहता है जब तक कि पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्णतः ना बदल जाए। यानी बर्फ़ पूरी तरह पिघल करके पानी में नहीं बदल जाती, तब तक जो है टेम्परेचर जो है आपका थर्मामीटर में नहीं दिखाएगा, जबकि नीचे से तो आग जल ही रही है। तो ऐसी ऊष्मा होती क्या है? गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करते समय हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा था। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि आपको बताना है। तो वायुमंडलीय गैस जो है, जब हम जानते हैं कि बच्चों की पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो दाब और तापमान के द्वारा जो है वो तय होती हैं। ताप अगर हम कम करें और दाब बढ़ा दें तो पदार्थ की जो है अवस्था क्या हो जाती है, वो बदली जा सकती है। तो वायुमंडलीय जो गैस है, गैस की ऊपरी ऊंचाई पर ताप जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण गैस क्या हो जाती है, संघनित हो जाती हैं और फिर वो किस में बदल जाती हैं, बादलों में बदल जाती हैं, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिल करके बना होता है। तो यहाँ पर बादल समझ में आ गया आपको, गैस जो है वो संघनित हो गई है और जो है लिक्विड के छोटे छोटे फॉर्म में बदल गई है, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। ये ऊपर जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर ऊंचाई तो बढ़ गई और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो होता है वो कम होता गया, तो इसलिए जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली जो है वो ठंडी क्यों हो जाती है? ये भी हम लोगों ने बच्चों समझा था, चैप्टर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो है एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया या कोई भी परफ्यूम हो गया ना, तो ये जो है शीघ्रता से ही क्या होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं, तेज़ी से उड़ जाते हैं। तो जब हम इन पदार्थों को हथेली पर डालते हैं तो ये हथेली से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो ऊर्जा यानी जो ताप हमारे शरीर हथेली से प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारी हथेली जो है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, उसको वाष्पीकृत करने में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी हथेली ठंडी महसूस होती है। बच्चों आपका वो है आपका, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं ना? ऐसा होता है कि हमको जब जल्दी होती है तो हम बोलते हैं कि भाई हमें प्लेट दे दीजिए, तो प्लेट में हम डाल करके पीते हैं। तो क्यों? तो क्योंकि बच्चों वाष्पीकरण जो होता है या वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो एक सतही प्रक्रिया होती है, मतलब जितना ज़्यादा सतह उसको मिलेगा उतनी जल्दी ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतना ज़्यादा होगी। तो चूँकि प्लेट जो होता है, कप में तो स्पेस ऊपर का कम होता है और प्लेट खुली जगह होती है, तो खुली सतह पर क्षेत्रफल जो है वो कप के क्षेत्रफल से अधिक हो जाता है। अतः प्लेट में जो है वो दूध या चाय जो है उसका वाष्पीकरण जो है कप की अपेक्षा तेज़ी से होता है, जिसके कारण वो जल्दी जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो इसी कारण से गर्म दूध या चाय जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती है, किसमें, प्लेट में। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है जब कभी जल्दी होती है तो हमें इसी तरीके से करते हैं कि प्लेट में जो है वो हम डाल करके पी लेते हैं ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए। ठीक, तो इसका कारण भी समझ में आ गया, क्योंकि स्पेस जितना क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है, तो उतना ही तेज़ी से जो है वो वाष्पन होगा और वो ठंडा होंगे। ठीक, इसलिए ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आ जाएगा ये, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो विभिन्न अवस्थाओं में गुणों में होने वाले अंतर को तालिकाबद्ध करना है, यानी ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो यहाँ पर देखिए ठोस, द्रव, गैस में अंतर दिया गया है। आकार की अगर हम बात करें बच्चों, तो ठोस का आकार निश्चित होता है और आकृति भी जो है वो स्थिर आकृति होती है या निश्चित आकृति होती है। द्रव की बात करें तो द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो है इनकी जो आयतन जो है वो निश्चित होता है। अगर गैसों की बात करें तो जो गैस जो है वो गैसों का आयतन जो होता है, आकार जो होता है वो भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस जो है कहीं पे भी उसके कण इधर उधर घूमते रहते, तो आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। दृढ़ता है इसी तरीके से, तो ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, बह सकते हैं, और गैसें जो होती है वो भी दृढ़ नहीं होती हैं। आयतन की बात करें तो ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है, गैसों का आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता है। जितना स्थान मिलता है उतना ही सारा वो स्थान जो है वो घेर लेते हैं। ठीक है, अगर हम संपीड़न या शीतलता की बात करें तो जो ठोस होते हैं वो असंपीडनीय होते हैं, यानी उनको बहुत कम जो है वो दबाया जा सकता है, क्योंकि उसके अणु वैसे ही पास पास है, रिक्त स्थान कम होता है उनके बीच में। द्रव जो होते हैं बच्चों, वो द्रव में जो है वो संपीडन तो थोड़ा सा होता है, लेकिन ये भी बहुत कम संपीडित किए जा सकते हैं। लेकिन गैसों के संपीडन की बात करें तो गैसें जो है वो बहुत संपीडित हो जाती हैं।
ठीक है, उनके बीच में, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में बहुत अधिक जो है वो जगह या रिक्त स्थान होता है, इसलिए उनको संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा गैसें जो है संपीड़ित हो जाती है तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है जो बच्चों कणों के बीच जो है वो अंतराण्विक बल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ठोस के जो कणों रहते हैं उनके बीच में बहुत अधिक अंतराण्विक बल पाया जाता है, अच्छा बंध रहता है उनके बीच में, और कण जो होते हैं वो पास पास तेज़ी से जो है एक दूसरे को बांधे रहते हैं, यानी बल की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। द्रवों की बात करें बच्चों तो द्रवों के कणों के मध्य में ठोसों की अपेक्षा जो है वो कम ही अंतराण्विक बल पाया जाता है, और यह बल जो है इनका आयतन स्थिर बनाए रखने के लिए कंप्लीट होता है, तो वो इसलिए उनका आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है। ठीक है, और गैसों की बात करें तो यहाँ इसमें जो है अंतराण्विक बल बहुत कम उनके कणों के बीच में होता है, नगण्य के बराबर होता है, और जो प्रत्येक कण इसका जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है और अधिक से अधिक जो है वो आयतन घेरता है, यानी गैस के कण कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कणों में गति की बात करें तो जो ठोस के कणों की गति जो है वो कंपन गति होती है, बहुत ही कम होती है उनमें। ठोस के कण गति नहीं करते हैं बच्चों, अगर मान लो उनको बहुत ज़्यादा हिलाया जा रहा है या उनको ढकेला जा रहा है तो बस उसमें कंपन हो सकता है, बाकी वैसे वो गति नहीं करते हैं। द्रव की बात करें बच्चों तो द्रव के कणों की गति जो होती है वो कम होती है, परंतु ठोसों से अधिक जो है इनके कण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो जो गैस के कण होते हैं बच्चों वो तेज़ी से जो है अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से कणों की गति की बात करके हम लोगों ने ये जाना कि ठोस द्रव और गैस जो है वो किस तरीके से उनमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठोस द्रव और गैस में अंतर लिखना, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है, तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात थी बच्चों, तो ये आप इतने अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चनों को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, तो फिर कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपका कोई भी कुछ भी छूट जा रहा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके, और प्लेलिस्ट में से साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से जा करके वीडियो देख करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकती हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।